नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। सबसे पहले बात अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर छिड़ी हुई बहस को लेकर, बयान को लेकर, चूंकि अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर बताने का दावा कर सर्वे की मांग वाली याचिका या कहें कि वाद जब से निचली अदालत ने मंजूर किया है, सियासी बयानबाजियों ने रफ्तार पकड़ी है। मुस्लिम धर्मगुरु जहां मांग कर रहे हैं कि 1991 के वर्शिप एक्ट से छेड़छाड़ ना की जाए, वहीं हिंदू धर्मगुरु इस फैसले पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। अजमेर दरगाह विवाद पर गरमाई सियासत। एक 100 साल की किताब के हवाले से 900 साल की दरगाह को चैलेंज नहीं किया जा सकता। विवाद के बीच दरगाह दीवान का बयान। चीप पब्लिसिटी के लिए कोई भी कर सकता है ऐसा। अजमेर शरीफ दरगाह मंदिर तोड़कर बनाई गई या नहीं, इसका फैसला कोर्ट करेगा, लेकिन इन दिनों इस मामले पर जमकर सियासी बयानबाजियां हो रही हैं। निचली अदालत ने जब से हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका को मंजूर किया, तब से माहौल पूरी तरह से बदल गया। सियासी हमलों के बीच अजमेर दरगाह के दीवान सैयद जुनैल ओबेदीन अली खान का बयान सामने आया। उनका कहना है कि ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कवायद है। अब ये तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट है उनका, वो चीप पब्लिसिटी के लिए कोई भी कर सकता है, तो इसके अंदर रोक तो कोई है नहीं। कोर्ट के ना तो जाने के लिए है, न इस तरह की पब्लिसिटी हासिल करने के लिए। ये वो स्थान है जहां से पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमन और आस्थे का पैगाम गया है, तो यहाँ पर विदाउट कास्ट एंड क्रीड हर आदमी की आस्था है। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दावा किया कि ये बात सच है कि ज्यादातर मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई गईं। वहीं केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी का कहना है कि सरकार का इस मामले में कोई रोल नहीं है, जो फैसला लेना है वो कोर्ट लेगी। मुझे कुछ नहीं करना है, न्यायालय निर्णय करेगा, क्योंकि ये तो सच है कि अधिकांश मंदिरों को तोड़ करके औरंगजेब ने, बाबर ने, इन्होंने मस्जिदें बनाई थी। अब जांच होगी, जांच में यदि कोर्ट आदेश देता है कि इसे खुदाई करो, और खुदाई करने पे जो उसे अवशेष मिलेंगे उससे निर्णय हो जाएगा क्या। देखो, ये कोर्ट का मामला है और कोर्ट ने जब सर्वे का आदेश दिया है तो ये कोर्ट ही इस पे जजमेंट करेगा कि आखिर उनको क्या फैसला लेना है। जब कोर्ट ही फैसला दिया है, चाहे छोटी कोर्ट हो, चाहे लोअर हो, चाहे कोर्ट। अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली याचिका को मंजूर करने के बाद कोर्ट ने दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। इस दावे को लेकर अजमेर दरगाह कमेटी और अल्पसंख्यक विभाग के साथ ही एएसआई को नोटिस यहाँ पे जारी किए गए हैं। उनसे जवाब तलब किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा किस तरह की यहाँ पर जो है मंदिर की बात कही जा रही है, तो कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। तो ऐसे में ये प्रसिद्ध दरगाह है, करीब 900 साल पुरानी ये दरगाह बताई जा रही है। ऐसे में बड़ी संख्या में जायरीन यहाँ पर आते हैं और अपनी अकीदत यहाँ से रखते हैं। जुमे की नमाज को देखते हुए अजमेर दरगाह पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहीं इस बीच अजमेर दरगाह में आने वाले जायरीनों से याचिका को लेकर बात की गई। उन्होंने दरगाह में मंदिर होने के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। हर बार ही, हमेशा ही दरगाह जो है वो एक नेशनल सिग्निफिकेंस का अपना एक यहाँ पर दरगाह है, तो उसमें हमेशा ही सुरक्षा के इंतज़ाम रहते हैं और सुरक्षा के इंतज़ाम हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी या हर रोज़ की तरह आज भी किए गए हैं और पूरा का पूरा जो विजिलेंस है वो रखा जा रहा है। 813 उर्स जो है यहाँ पे मनाने जा रहे हैं हम सब लोग, और यहाँ सबकी रोटी रोजी का सवाल है। जिस तरह से अभी संभल में जो माहौल ख़राब हुआ है, हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ अगर वापस जांच होती है तो यहाँ का माहौल भी ख़राब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पब्लिक है, लोकतांत्रिक देश है हमारा। अगर किसी आस्था को, किसी धर्मनिरपेक्ष को अगर आप छेड़ोगे या किसी बात को करोगे तो सरासर गलत है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ जांच नहीं हो।
दरअसल ये मामला राजस्थान में कांग्रेस सरकार के वक्त सामने आया था, जब अशोक गहलोत से अजमेर शरीफ दरगाह की जांच की मांग की गई थी। तर्क ये दिया गया था कि दरगाह की खिड़की पर स्वास्तिक के निशान मिले हैं, हालांकि उनके दावों की पुष्टि नहीं हो पाई। यही वजह थी कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन अब ये मामला कोर्ट पहुंच चुका है और सभी पक्षों से अपनी अपनी दलीलें पेश करने के लिए कहा गया है। कि बाबरी मस्जिद जब गिरी थी तब शायद 15 अगस्त 1947 को लेके कानून पास किया कि जो धार्मिक स्थान है चाहे किसी भी धर्म के हो, उन सब धार्मिक स्थानों को 15 अगस्त 47 तक जो बने हुए हैं उस पर कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। जहाँ तक अजमेर दरगाह की बात है तो उसके बारे में तो अभी वो न्यायालय में विचाराधीन है, तो मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया दूंगा नहीं। जैसे हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सम्मानीय सत्संग चालक आदरणीय मोहन भागवत जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, सबने ये बात कही है कि हमें अब ज्यादा विवाद पैदा नहीं करना। अब आपको समझाते हैं कि आखिर अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर विवाद क्या है। हिंदू पक्ष ने दरगाह की जगह शिव मंदिर होने का किया दावा। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट से अजमेर दरगाह का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराए जाने की मांग। दरगाह में मौजूद ढांचे को भी पुराने मंदिर का हिस्सा बताया। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में दाखिल याचिका में 1911 में लिखी हरविलास शारदा की किताब का जिक्र किया। हिंदू पक्ष ने अजमेर दरगाह के तहखाने में गर्भगृह होने की कही बात। दावा है कि दरगाह परिसर में मौजूद 75 फीट लंबे बुलंद दरवाजे के निर्माण में मंदिर के मलबे के अंश हैं। याचिका के जरिए दरगाह शरीफ के सर्वे की मांग की गई। बहरहाल दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया गया है और इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं पिंक सिटी जयपुर। कहते हैं कि जिंदगी में कुछ नया करने के लिए उम्र से ज्यादा हौसला जरूरी होता है और ऐसे ही कुछ बेमिसाल युवा दिग्गजों की कहानियां लेकर आ रहा है न्यूज 18 राजस्थान। यंग अचीवर, जिसके मंच पर आप व्यापार जगत में युवा हौसलों की ऊंची उड़ान देखेंगे। कैसे उन्होंने मकाम हासिल किया, सीधा लाइव तस्वीर। अविनाश गहलोत प्रदेश सरकार के मंत्री अपनी बात रखें। हमारा राजस्थान 1 नंबर पर कैसे आए? अभी हम लोग 2nd नंबर पे हैं ग्रोथ रेट के मामले में। इतने राज्य हैं, इस राज्य में हमारा राजस्थान 2nd नंबर पर ग्रोथ करने के मामले में। हमारी 15 लाख करोड़ की इकोनॉमी है राजस्थान की, लेकिन हमने ये सपना देखा कि इन 5 सालों में हम लोग इस 15 लाख करोड़ की इकोनॉमी को 30 लाख करोड़ करके राजस्थान की इस इकोनॉमी को डबल करेंगे, ताकि हमारा प्रदेश डबल रफ्तार के साथ में आगे बढ़े। हम लोगों ने ये देखा हो पिछले 11 महीनों में जब से भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, एक भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसको सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों का फायदा नहीं मिला है। सबका फायदा मिला है। हम लोग कहते, मैं यहां जितने भी लोग बैठे, मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसको केंद्र सरकार या राज्य सरकार की नीतियों का लाभ नहीं मिला होगा, या लाभार्थी नहीं होगा। कोई सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भागीदार होगा, कोई किसान सम्मान निधि का भागीदार होगा, कोई प्रधानमंत्री आवास की नीति का भागीदार होगा, कोई जनधन खाते का लाभार्थी होगा, कोई जल जीवन मिशन का लाभार्थी होगा। बहुत सारी योजनाएं राजस्थान की हो और केंद्र की हो, उसका लाभार्थी हम लोग हैं। सरकार का लक्ष्य यह होना चाहिए कि समाज के आखिरी छोर में बैठे व्यक्ति के जीवन स्तर पर हम लोग कैसे आगे बढ़ा सके, सक्षम बना सके। आज 75 साल हो गए आजादी को, 2047 में 100 वर्ष हो जाएंगे, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि उस गांव के ढाणी के अंदर बैठे व्यक्ति को पीने का पानी नहीं है, उसके पास में बिजली की बिजली नहीं है, पोल नहीं है, उसको रहने का मकान नहीं है, टॉयलेट नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है, कॉलेज नहीं है। क्या हम लोग देना चाहते हैं? 75 वर्षों की आजादी के बाद में हम लोग कहते हैं कि और आइए अब कुछ खबरों का और रुख करते हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ को दिल्ली स्थित उनके आवास पर
फोन के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई। जांच में जुटी पुलिस ने आरोपी को अनूपगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाएं। मोबाइल उठाने भर की देर थी। फोन के उस पार बैठा शख्स ना कुछ सोचने समझने के लिए तैयार था, ना कुछ सुनने के लिए। उसे बस अनर्गल गालियां देनी थी, जान लेने की गीदड़ भभकी देनी थी। मेरे जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पर एक कॉल आया, तो मैंने कहा हाँ भाई साहब, मेरी आदत है, मैं भाई साहब ही बोलता हूँ। तो उसने अनर्गल गालियाँ बोलनी शुरू कर दी सीधा ही, और के बोले तुझे गोली मार दूंगा, तू समझता क्या है, तू राज्यसभा में इसलिए आया है क्या? और अरे मैंने कहा क्या हो गया, किसको लगाया आपने फ़ोन? तो वो तो बोले ही जा रहा था, और अनर्गल मतलब मेरी बात तो सुन ही नहीं रहा था, लगातार गालियां बोलता जा रहा था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बताते हैं कि शख्स ने करीब 2 मिनट तक उनको धमकाया। उनकी ओर से जब उसे फोन किया गया तो कभी उसने बिहार से कॉल करने की बात कही तो कभी अनूपगढ़ से। राठौड़ कहते हैं कि धमकी के बारे में पूछने पर उसने फोन काट दिया। अच्छा, उसके उसी नंबर पर हमने बाद में भी कोशिश की, हमारे मित्र हैं उन्होंने भी कोशिश की, एक चैनल वाले जो योगा योग सामने आ भी गए थे तो उन्होंने भी कोशिश की उस नंबर पर, लेकिन वो कभी तो बोलता है मैं बिहार से बोल रहा हूँ, कभी बोलता है अनूपगढ़ बोला ना, अनूपगढ़ बोला उसने बोला कि अनूपगढ़ से बोल रहा हूँ। और फिर इन्होंने कहा कि आपने मदन राठौड़ को धमकी दी तो उसने फ़ोन काट दिया। सीएम भजनलाल शर्मा ने पूरे मामले की जानकारी ली। मदन राठौड़ ने कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस को खत लिखा है, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू की है और कुछ ही घंटों की कवायद के बाद आरोपी को अनूपगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। मानसिक रूप से ठीक नहीं कहा जा सकता, कहीं न कहीं जो है मानसिक रूप से थोड़ा सा अनस्टेबल प्रतीत हो रहा है। और इसका जो लड़का है आशीष, उसने भी यही बताया कि इसके पिताजी की कुछ जो है मानसिक परेशानी। सर, हेतराम ने अपने लड़के के नंबर से कॉल किया था मदन राठौड़ जी को। हेतराम जो नंबर इस्तेमाल कर रहा है वो सिम इसके लड़के के नाम से इशू है, बाकी उस मोबाइल का इस्तेमाल ये खुद कर रहा है। तो पुलिस के द्वारा आगामी कार्रवाई की जाएगी सर? आगामी जो भी विधिवत कार्रवाई है वो पुलिस करेगी। अनूपगढ़ एसपी रमेश मौर्य के मुताबिक हेतराम की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हेतराम कलेक्टर और एसपी ऑफिस में कई तरह के परिवाद देता रहा है। पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई की बात कह रही है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है भीलवाड़ा से, और खबर यह कि एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रिश्वत लेते पटवारी को गिरफ्तार किया है। पटवारी अनिल कुमार गोस्वामी को गिरफ्तार किया है। कुएं में बिजली कनेक्शन के एवज में रिश्वत मांगी थी। अब यह गिरफ्तारी कर ली गई है। भीलवाड़ा में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। रिश्वत लेते एक पटवारी को ट्रैप किया है, गिरफ्तार किया है। पटवारी अनिल कुमार गोस्वामी को गिरफ्तार किया है। कुएं में बिजली कनेक्शन के एवज में उसने रिश्वत मांगी थी और इसी दौरान एसीबी की तरफ से उसको ट्रैप किया गया, उसको गिरफ्तार किया गया है। बड़ी कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की तरफ से की गई। दौसा उपचुनाव के बाद किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर से एक्शन में आ गए हैं। किरोड़ी लाल मीणा आज 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पर कब्जे को लेकर जयपुर में एसीबी दफ्तर पहुंचे। किरोड़ी लाल मीणा ने इस दौरान एसीबी हेड डीजी रवि प्रकाश मेहरड़ा से मुलाकात की और मामले को लेकर पूरी जानकारी दी। इस दौरान उनके साथ 92 साल के डॉक्टर खरे भी मौजूद रहे। तो आज अचानक एक बार फिर से सुर्खियों में किरोड़ी लाल मीणा आ गए। वैसे तो हमेशा ही किरोड़ी लाल मीणा सुर्खी में रहते हैं, लेकिन उपचुनाव के बाद सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट आ रहे थे, लेकिन आज खुद सामने आए नजर। दौसा उपचुनाव के बाद जो नतीजे आए, उनके भाई की हार हुई, किरोड़ी लाल मीणा एक्शन में आए और इस समय करीबन 4-5 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी है। वो 32 बीघा जमीन और बड़ा कैंपस है। और ये 2019 से अब हमारी सरकार भी आ गई। पिछली सरकार में ये चक्कर निकालते रहे। एसीबी में 3 प्रकरण दर्ज हैं। तीनों प्रमाणित हैं विभिन्न जांच अधिकारियों से।
और अदालत ने कहा है कि ये इसमें काला धन इकट्ठा हो रहा है, ये ईडी को भी आप संपर्क करो, एसीबी वाले, और आप इनकम टैक्स से भी मिलकर कार्रवाई करो। झुंझुनू के जखोड़ा गांव में चली ईडी की कार्रवाई करीब 20 घंटे बाद देर रात 1 बजे खत्म हो गई। ईडी की टीम अपने साथ इंजीनियर जितेंद्र कसवा को भी साथ ले गई है। यह पूरा मामला क्या है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। झुंझुनू के जखोड़ा गांव में ईडी की रेड, 17 घंटे तक चली कार्रवाई। गुरुवार सुबह 5 बजे से शुरू हुई रेड, गुरुवार रात 1 बजे खत्म हुई रेड। मनी लॉन्ड्रिंग में की गई कार्रवाई, इंजीनियर जितेंद्र कसवा को साथ ले गई टीम। झुंझुनू जिले के जखोड़ा गांव में ईडी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जितेंद्र कसवा के घर पर रेड की। बताया जा रहा है कि ईडी की यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है। ईडी की 16 सदस्यीय टीम जखोड़ा गांव के जितेंद्र कसवा के घर पहुंची और यहां पर टीम ने करीब 20 घंटे तक सर्च की कार्रवाई की। सर्च की कार्रवाई देर रात 1 बजे तक पूरी हुई। इसके बाद ईडी की टीम ने जितेंद्र कसवा को हिरासत में लिया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्रवाई में शामिल ईडी की ये टीम गुरुवार देर रात करीब 2:30 बजे जयपुर से 2 टैक्सी में सवार होकर जखोड़ा गांव पहुंची थी। टीम के सदस्यों ने गांव के बाहर देवनारायण मंदिर के पास कुछ देर इंतजार किया और सुबह 5 बजे जितेंद्र कसवा के घर पर छापा मारा। माना जा रहा है कि टीम ने इस दौरान घर वालों के उठने का इंतजार किया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जितेंद्र कसवा पेशे से सिविल इंजीनियर हैं और उनका दुबई और दिल्ली में कारोबार है। जानकारी यह भी है कि दुबई से कुछ संदिग्ध लेन देन के चलते ये कार्रवाई की गई। कार्रवाई को अलग अलग मामलों से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस कार्रवाई को दिल्ली में एक ऐप के जरिए दुबई पैसे भेजने और दुबई से पैसे मंगाने के मामले से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में ईडी ने जब कार्रवाई की तो उसमें जितेंद्र कसवा का नाम सामने आया था। इसके बाद गुरुवार को एक साथ देश के 15 ठिकानों पर छापेमारी की गई। राजस्थान में भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर पीकेसी ईआरसीपी का शिलान्यास संभव है। सूत्रों की माने तो पीएम नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर को पीकेसी ईआरसीपी का शिलान्यास करेंगे, जिसकी तैयारी राज्य सरकार के जरिए की जा रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय से इसके लिए समय भी मांगा गया है। प्रधानमंत्री राइजिंग राजस्थान में आएंगे और ऐसे में शिलान्यास समारोह ऑनलाइन होने की भी संभावना जताई जा रही है। 21 जिलों को मिलेगी पीकेसी ईआरसीपी की सौगात। 15 दिसंबर को पीएम कर सकते हैं उद्घाटन। प्रोजेक्ट पर केंद्र और राज्य के खर्च होंगे 45,000 करोड़। प्रदेश की भजनलाल सरकार के कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर प्रदेश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीकेसी ईआरसीपी प्रोजेक्ट की सौगात दे सकते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर को पीएम इस प्रोजेक्ट की नींव रख सकते हैं। करीब 45,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट के शिलान्यास को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस योजना के शुरू होने से प्रदेश के 21 जिलों को पानी मिल सकेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने सरकार बनने के तुरंत बाद ईआरसीपी की योजना को मिशन मोड में लिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ एमओयू करके उसको धरातल पर उतारने के लिए उसकी डीपीआर बनवाना और उनमें किन बांधों को और जोड़ा जा सकता है, किन इलाकों में सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है, स्पष्ट निर्देश देकर सिंचाई विभाग को एक्टिव किया। मुझे उम्मीद है कि दिसंबर के माह में ईआरसीपी की योजना की आधारशिला उसका काम द्रुत गति से, तीव्र गति से शुरू हो। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के बीच पहले ही एमओयू साइन हो चुका है। इस प्रोजेक्ट से कृषि, उद्योगों और पेयजल के लिए जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, बारां, अजमेर, दौसा, करौली, कोटा, बूंदी, अलवर,
झालावाड़, भरतपुर और धौलपुर को पानी मिलेगा। नए जिले दूदू, कोटपुतली, बहरोड, डीग, शाहपुरा, केकड़ी, ब्यावर और गंगापुर जिले तक पेयजल और सिंचाई के लिए पानी पहुंचेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो विजन है, जो सोच है कि जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं, तो ये स्पष्ट है कि बहुत जल्दी ही राजस्थान के 21 जिलों को उनकी प्यास बुझाने का काम और सिंचाई के लिए पानी ERCP के माध्यम से मिलेगा। सालों से मध्य प्रदेश और हरियाणा के बीच इन प्रोजेक्ट्स को लेकर विवाद था, लेकिन भजनलाल सरकार बनने के बाद सभी विवादों का निपटारा किया गया। अब PKC ERCP कैनाल बनने से प्रदेश के 21 जिलों को इसका लाभ मिलेगा और छोटे बड़े बांधों के साथ तालाबों को भी जोड़ा जाएगा। ERCP को लेकर ये कहते हैं, पहले तो मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हमने सारा काम कर दिया है, सारे हमने समझौते भी कर लिए हैं। वास्तविकता ये है कि आप राजस्थान को अंधेरे में रख रहे हैं। आप पानी कहाँ से लाओगे, कैसे लाओगे, क्या करोगे, पूरा अभी स्पष्ट नहीं है। प्रधानमंत्री जी अब वो कह रहे हैं उद्घाटन करेंगे, काम कांग्रेस की सरकार ने पहले ही शुरू कर दिया था। जब काम एक बार शुरू हो जाता है उसके बाद अब वो उद्घाटन करेंगे, तो इसका मतलब जो मुख्यमंत्री दावे कर रहे थे और जो राजस्थान की बीजेपी की सरकार दावे कर रही थी, वो दावे झूठे थे। आपको बता दें कि PKC ERCP का पहले चरण का काम अगले 4 साल में पूरा होगा। इसमें नौनेरा बांध से बीसलपुर और इसरदा बांध को भी जोड़ा जाएगा। कोटा बूंदी जिले के डार्क जोन क्षेत्र को भी ERCP से जोड़ा जाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश के कई जिलों में निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारी सड़कों पर उतर गए हैं। निजीकरण के विरोध समेत कई मांगों को लेकर कर्मचारियों ने आक्रोश रैली निकाली और क्या कुछ रहा आज पूरा दिन, इस खबर में आपको दिखाते हैं। बिजली कर्मचारियों का ये गुस्सा बिजली निगम में निजीकरण के खिलाफ फूटा है। संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले शुक्रवार को बिजली कर्मचारियों ने दौसा जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर रोड स्थित बिजली ऑफिस के सामने विरोध सभा करने के बाद रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन बिजली विभाग के कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि निजीकरण बंद नहीं किया तो जयपुर में बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। सरकार को स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि हमारी जो मुख्य मांग है वो निजीकरण को पूर्णतः बंद किया जाए, क्योंकि हमारा बिजली का जो कर्मचारी है वो पूर्ण निष्ठा और पूर्ण ईमानदारी से 24 घंटे होली दिवाली को छोड़ते हुए भी पूर्ण ईमानदारी से काम करता है। आज दौसा जिले से भी हम लोगों ने सबसे सहमति प्रदान की है कि जो हमारे जो GSS जो ठेके पे दे रखे हैं उनको भी हमारे हाथों में दिया जाए, तो हम चलाने की पूरी स्थिति में हमारे कर्मचारी पूरी प्रामाणिकता के साथ काम करने के लिए तैयार। जब ये मॉडल आएगा तो सोलराइजेशन होगा, फीडर इरिगेशन होगा और उसी के साथ साथ हमारे जो कर्मचारी जैसे बिलिंग करते हैं, कलेक्शन करते हैं और मीटरिंग करते हैं, ये सारा सिस्टम खत्म होने की कगार पर है। डीडवाना शहर में भी निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ बिजली कर्मचारियों ने एक विशाल रैली भी निकाली। ये रैली बिजली कार्यालय से कलेक्टर कार्यालय तक निकाली गई। इन लोगों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। सरकार समय पर चेतते हुए हमारे लिए कर्मचारियों के लिए सकारात्मक कदम उठावे और उसमें हमारा जो निजीकरण जो मेन मुख्य मुद्दा है कि हम निजीकरण के तहत ये जो बार बार ठेके दिए जा रहे हैं इनको बंद करने के लिए सरकार को दिया, लेकिन सरकार ने किसी भी प्रकार का अभी तक कोई भी है ना सकारात्मक कदम नहीं उठाए। राजसमंद जिले में बिजली कर्मचारियों ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय और कलेक्ट्रेट पर उग्र प्रदर्शन किया। इन बिजली कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान रैली की शक्ल में सैकड़ों की संख्या में बिजली कर्मचारी कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जहां नारेबाजी के बाद मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। अपने कार्य का बहिष्कार करते हुए ज्ञापन के माध्यम से आपसे मांग करते हैं कि वितरण, प्रसारण एवं उत्पादन निगमों में उपरोक्त वर्णित विभिन्न प्रक्रियाओं और मॉडल के नाम पर किए जा रहे निजीकरण पर रोक लगाई जाए
और नए कर्मचारियों की भर्ती कर जीएसएस व विद्युत उत्पादन गृह का संचालन निगम कर्मचारियों के माध्यम से करवाया जाए। डूंगरपुर शहर के एससी ऑफिस पर बिजली कर्मियों ने निजीकरण के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। वहीं कलेक्ट्रेट तक रैली निकालते हुए सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो हम आगे भी संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। हमारे कितना भी संघर्ष करना पड़े हम लड़ेंगे, हम जूझेंगे, सरकार से हम लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, चाहे कुछ भी होना पड़े। आज पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे ऊर्जा विभाग के अंदर पूरा कामकाज ठप है। अलवर में भी बिजली के क्षेत्र में उत्पादन, प्रसारण और निगमों में कई प्रक्रियाओं और HAM मॉडल के नाम पर किए जा रहे निजीकरण के विरोध में शुक्रवार को बिजली विभाग के कर्मियों ने कार्य का बहिष्कार किया। हमारा एक अनुरोध है कि जो भी सरकार आती है वो हमेशा कर्मचारियों के अहित की बात करती है। अभी प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है। जब आप सारी चीजों को प्राइवेट में निजीकरण में दे देंगे तो आज हालात ये होगा कि हमको जितनी परेशानी होगी उससे ज्यादा जनता को परेशानी होगी। बड़ी विडंबना है कि गवर्नमेंट में जो MLA MP होते हैं उनकी 1 साल इलेक्शन लड़ने के बाद पूरी पेंशन दे दी जाती है, बल्कि कर्मचारी 40-45 साल तक सर्विस करता है और उसको पेंशन नहीं है। ये बड़ी विडंबना है इस देश की। क्या लोकतंत्र है, क्या इसमें मेरे को राजतंत्र, क्या उससे भी घटिया प्रदर्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। प्रदेश में बिजली कर्मियों ने एक बार फिर आंदोलन की राह पकड़ी है और निजीकरण के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार को इस मामले में पहल करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। 5 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया और इसके बाद विधानसभा की भी तस्वीर बदल गई है और बीजेपी की संख्या बढ़कर 119 हो गई। इसके बाद से अब माना जा रहा है कि कैबिनेट की भी तस्वीर बदल सकती है और जल्द ही सरकार में नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। राजस्थान की भजनलाल सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है। प्रदेश में उपचुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिलने के बाद संगठन और सरकार दोनों में खुशी का माहौल बना हुआ है। वहीं 7 उपचुनाव में 5 सीटों पर जीत मिलने के बाद विधानसभा में बीजेपी विधायकों का कुनबा बढ़ गया है। माना जा रहा है कि अब सरकार का फोकस पूरी तरह मंत्रिमंडल विस्तार और प्रदेश के विकास कार्यों पर रहेगा। हालांकि ये तय है कि जो भी फेरबदल होगा वो राइजिंग राजस्थान समिट के बाद ही होगा। फिलहाल सरकार के मंत्री से लेकर संगठन तक राइजिंग राजस्थान और सरकार की पहली सालगिरह की तैयारियों में व्यस्त रहेंगे। इसके बाद ही कैबिनेट में बदलाव पर मंथन होगा, क्योंकि उपचुनाव के बाद मंत्री पद के दावेदार भी बढ़ गए हैं, जिनमें से 1 या 2 चेहरों को मौका मिल सकता है। नए नामों में झुंझुनू से राजेंद्र भांबू और खिमसर से हाल ही उपचुनाव जीत कर आए रेवंत राम डांगा का नाम भी शामिल है। बता दें, प्रदेश में नियमों के मुताबिक मुख्यमंत्री सहित कुल 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं और वर्तमान में सीएम के साथ 24 मंत्री बने हुए हैं। अभी मंत्रालय में 6 पद खाली हैं। ऐसे में अगर 1 या 2 मंत्री बदले भी जाते हैं तो 7 से 8 विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसा करके क्षेत्र और समाजों के प्रतिनिधित्व को भी बैलेंस किया जा सकता है। नए मंत्रियों की रेस में नामों की बात करें तो श्री चंद्र कृपलानी, पुष्पेंद्र सिंह बाली, आदू राम मेघवाल, हंसराज मीणा, गोवर्धन वर्मा के अलावा उपचुनाव में जीते बीजेपी के विधायकों के नाम चर्चा में हैं। वहीं ऐसा भी माना जा रहा है कि मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके किरोड़ी लाल मीणा को भी नए विभाग से नवाजा जा सकता है। बताया जा रहा है कि उपचुनाव से पहले जब पिछले दिनों सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर गए थे तो वहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ इसी मुद्दे पर उनकी चर्चा हुई थी और ये भी माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान अच्छा काम करने वाले मंत्रियों को प्रमोशन भी मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बचपन में बिछड़ने और सालों बाद मिलने की जो कहानियां आपने फिल्मों में देखी होंगी, वैसी ही एक अनोखी कहानी कोटा से आई है। यहां 15 साल पहले लापता हुआ बेटा जब इंजीनियर बनकर घर लौटा तो परिजनों की आंखें छलक पड़ी। बुजुर्ग महिला से बात करता एक नौजवान और वीडियो बनाता पुलिस वाला। तस्वीरें इतनी सामान्य हैं कि इस पर शायद ही
किसी का ध्यान जाए। लेकिन बेहद साधारण से दिखने वाली इन तस्वीरों के पीछे एक असाधारण कहानी छिपी है। ऐसी कहानी आपने रुपहले पर्दे पर खूब देखी होगी, लेकिन आज हकीकत में देखी। बुजुर्ग से बात करते इस शख्स का नाम मेघराज है। बात 15 साल पहले की है, जब मेघराज की उम्र 6 साल थी। कचरा जमा कर रहे एक बच्चे को पुलिसकर्मी ने डांट दिया, जिस पर वो कोटा रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन कई राज्यों से होती हुई हैदराबाद जा पहुंची। पुलिस ने बच्चे को पकड़ लिया, लेकिन बच्चा पुलिस को अपने शहर और राज्य का नाम नहीं बता सका। उसे सिर्फ अपने कस्बे का नाम रामगंज मंडी ही पता था। पुलिस ने बहुत कोशिश की, लेकिन बच्चे को उसके परिजनों तक नहीं पहुंचा सकी। थक हार कर पुलिस ने बच्चे को हैदराबाद की एक संस्था को सौंप दिया। वक्त गुजरता चला गया। टूटी फूटी हिंदी बोलने वाला बच्चा पढ़ लिख कर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। इस दौरान उसने अपने परिवार की तलाश जारी रखी। इधर मेघराज के परिजनों ने भी थाने में बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने मां और भाई को देखा, उन्हें अपने बचपन के बारे में बताया। 15 साल पहले लापता हुए अपने बेटे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में पाकर मां को जो महसूस हुआ, उसे शब्दों में कैसे बयां किया जा सकता है। मेघराज की मां सुगना देवी मजदूरी करती है, जबकि पिता की कुछ समय पहले ही मौत हो चुकी है। खुशियां मना रहे परिवार को आज अपने पिता की कमी बहुत ज्यादा खल रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। 1993 में 1993 में गाजियाबाद के भीम सिंह उर्फ राजू का पहले अपहरण हुआ। किडनैपर उसे राजस्थान के जैसलमेर लेकर चले गया। उस पर कई जुल्म ढाए, उससे भेड़ बकरी चरवाई गई। दिन भर में उसे सिर्फ एक वक्त का खाना दिया जाता था। लेकिन 31 साल बाद वो अपने घर पहुंच गया है। सुनने में ये किसी फिल्मी कहानी जैसी लगती होगी, लेकिन ये घटना पूरी तरह से सच्ची है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रेगिस्तान में बंदी, दुनिया से अनजान, 31 साल तक कैदी, अब राजू रिटर्न्स। किडनैपिंग कांड, गाजियाबाद टू जैसलमेर। अपहरण की फिल्मी कहानी, राजू की जुबानी। हीरो को किडनैप किया जाता है, उसे दूर सुदूर कहीं रेगिस्तान में कैद कर लिया जाता है। ना उसे खाना दिया जाता है, ना पानी। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बाद भी वो जैसे तैसे वापस आ जाता है। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड की मूवीज में ऐसा आपने कई बार देखा होगा, लेकिन ऐसा अब सच हो गया है। 1993 में गाजियाबाद के जिस राजू का अपहरण हुआ था, वो अब वापस अपने घर पहुंच गया है, वो भी 31 साल बाद। ये कहानी फिल्मी नहीं, हकीकत है। 31 साल पहले राजू का यूपी के गाजियाबाद से अपहरण हुआ। किडनैपर उसे राजस्थान के जैसलमेर ले गए, जहां उसे बंधक बनाकर रखा गया, जहां ना तो सड़क थी, ना ही कुछ और थी, तो बस दूर दूर तक रेत। आपको फ्लैशबैक मिले चलते हैं और राजू की जुबान ही सुनाते हैं किडनैपिंग की फिल्मी कहानी। क्या करते थे? वहाँ भेड़ बकरी से रहता था। अच्छा, तो राजस्थान कैसे पहुंच गए थे? बहन भाई हम दोनों स्कूल से आ रहे थे, तो मेरी उम्र 8-9 साल थी। तो रास्ते से टेम्पो वाले उठा के ले गए। उसके बाद उन्होंने ट्रक में बिठा दिया, फिर राजस्थान ले गए। वहाँ क्या करते थे? वहाँ भेड़ बकरी से रहता था। अच्छा, और रहना सहना खाना पीना? वहीं रहते थे, एक रोटी देती शाम में टाइम, और शाम को टाइम बांध देते थे। मैं भेड़ बकरी से रहता, रात को बांध देते थे जिससे भागो ना। दरअसल गाजियाबाद में राजू को एक टेम्पो वाला अगवा करके राजस्थान ले गया, जिसके बाद से वो अपहरण करने वालों के चंगुल में जैसलमेर में रहा। उसकी जिंदगी नर्क बन चुकी थी। वहां राजू को जबरन बकरी और भेड़ चराने के काम में लगा दिया गया। उसे बस जीने भर के लिए ही खाना मिलता और बांध कर रखा जाता था। जैसलमेर में चरवाहे का काम करते हुए राजू की जिंदगी के 31 साल निकल गए। हालांकि इस दौरान उसे हमेशा यह याद रहा कि उसका परिवार गाजियाबाद में रहता है। यह भी जान लीजिए कि आखिर राजू अपने घर वापस कैसे पहुंचा।
जैसलमेर में जहां राजू से जबरन काम कराया जाता था, वहां बीते दिनों कुछ लोग बकरियां खरीदने के लिए आए थे। राजू ने उन लोगों से मदद मांगी और अपनी आप बीती सुनाई। ये सुनकर बकरी खरीदारों ने राजू को भागने में मदद की। राजू उनके ट्रक में छिपकर वहां से निकल आया। वो लोग राजू को पहले दिल्ली लेकर आए, फिर उसे गाजियाबाद की ट्रेन में बैठा दिया। जब राजू गाजियाबाद पहुंचा तो उसके लिए यहां सब कुछ बदल चुका था। न तो वो किसी को जानता था और न घर का एड्रेस उसके पास था। ऐसे में राजू सीधे पुलिस थाने पहुंचा और अपनी पूरी कहानी बयां की, जिसके बाद पुलिस ने उसे अपने घर पहुंचाया। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई समोसा और गुलाब जामुन को ना पहचाने? लेकिन 38 साल के राजू के लिए यह बिल्कुल नया था। वो गाजियाबाद के पुलिस स्टेशन पहुंचा। थाने में पुलिसकर्मियों ने जब उसे समोसा दिया तो वो बेहद ही अचंभे से देख रहा था, जैसे कि वो समोसे को पहचानता ही ना हो। ये बात बिल्कुल सच भी थी, क्योंकि उसने कभी समोसा देखा ही नहीं था, तो खाता कहां से? कुछ नहीं देखा नहीं। रोटी डाल के से जाएगी से और कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं देखा आपने? अच्छा, जब आए थे आपके भाई तो आपने इन्हें कुछ खिलाया था, रसगुल्ला वगैरह? नहीं था, थोड़ा खाने में खिलाया था। तो ये कहने लगे कि ये मैं नहीं जानता। तो ये बोला कि ये क्या है। पुलिस वालों ने कहा कि ये रसगुल्ला है, बेटा खा ले। तो इसे 2 दिए तो 1 खाया। 1 खाया? हाँ जी। मतलब रसगुल्ला भी इसको नहीं पता है। राजू की दर्द भरी दास्तान सुनकर उसके घर वालों के आंसू निकल आए। मां तो उम्मीद छोड़ चुकी थी कि कभी उनके बेटे से दोबारा मुलाकात हो पाएगी। मैंने तो गुजारे और मरना भी चाहा सब कुछ, पर मरे नहीं हम। मुझे तो इसके बाद कुछ भी नहीं दिखाई दिया घर में। 3 लड़की थी, 2 उनकी शादी हो गई, 1 बैठी हुई है। और जब आज कल से परसों से मुझे मिला है, मेरे जी शांति है और मेरे घर आ गया तो मुझे बड़ा रोग आता है। मैंने बड़े दुखम छुपाया। फिलहाल माँ बाप अपने इकलौते बेटे को 31 साल बाद पाकर बेहद खुश हैं। वहीं राजू भी अपने परिवार के पास आकर बहुत खुश है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। दौसा जिले के बालाहेड़ी थाना इलाके खोचपुरी गांव से एक युवक का अपहरण किए जाने का मामला सामने आया है। युवक के साथ बदमाशों ने मारपीट की और कार में डालकर रफू चक्कर हो गए। युवक के पिता ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। बेखौफ बदमाशों के हौसले का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आरोपी ने युवक का अपहरण किया, उसके बाद फेसबुक लाइव किया, जिसमें आरोपी के साथ मारपीट हो रही है। पीड़ित पंकज सायपुर का रहने वाला है और खोचपुरी गांव का रहने वाला है। पीड़ित के पिता ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के बाद पीड़ित को बरामद कर लिया। इधर बालाजी थाना पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पीड़ित युवक ने अपहरण करने वाले बदमाशों की संख्या 4 बताई। जरा इसका ऑडियो सुनने की भी कोशिश करते हैं। देखिए कैसे चेहरे खिलखिलाते मुस्कुराते दिखाई दे रहे हैं। फेसबुक लाइव के जरिए उन्होंने बताया तो दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं। कैसा की? हाँ, तो अब मैंने तेरे साथ कोई गलत करे भाई?